मित्रों, नमस्कार। मैं नितिन जैन, जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और द हॉकर न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, शुभचिंतक हूँ। भास्कर भैया हैं, उनसे अक्सर कहता था कि भास्कर भैया, जब भी आपको इंटरव्यू ले देखता हूँ कि मुझे भी कहीं मौका दीजिएगा, मुझे भी किसी का इंटरव्यू लेना है या किसी से चर्चा परिचर्चा करनी है। और आज ये अवसर मुझे द हॉकर न्यूज़ के माध्यम से मिला है कि कोमाखान क्षेत्र के कोमाखान राज परिवार, जिसे सुअरमल गढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ के युवराज हैं, स्वर्गीय ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के सुपुत्र हैं, जिनका नाम है नील प्रताप सिंह जी, जिनका चयन अभी भारत सरकार के नाबार्ड के 1 लाख ऑफिसर के रूप में हुआ है। और आज दिन भर सोशल मीडिया में लगातार शुभकामनाओं का भी तांता लगा रहा। काफी लोगों ने अपने अपने शुभकामनाएं दी और क्षेत्र में काफी एक खुशी की लहर है कि हमारे क्षेत्र से पहली बार इतनी बड़ी पद पर भारत सरकार के इतने बड़े संस्थान में सेवा देने का अवसर हमारे क्षेत्र से लोगों को मिल रहा है। आइए, नील प्रताप सिंह जी कौन है और इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, आज उनसे बातचीत करके हम जानते हैं। नील जी, आपका स्वागत है द हॉकर न्यूज चैनल में। जी जी, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भैया और हॉकर न्यूज़ का। मैं इसका आभारी हूँ कि आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे अन्य लोगों तक पहुँचने का मुझे अवसर दिया। कैसा लग रहा है नील भैया, आज आपको सोशल मीडिया में ये जानकारी मिली कि आपका चयन भारत सरकार के नाबार्ड के उच्च अधिकारी के लिए हुआ है? कैसा महसूस कर रहे हैं इस चयन पर? आप अपनी खुशी को किन शब्दों से बयां करना चाहेंगे? खुशी को इन शब्दों से बयां करना चाहूँगा कि जो हमारे पिताजी थे, उन्होंने मतलब इतनी मेहनत की, मुझे इतने सब अपने कष्ट से और सब उनके स्ट्रगल से मुझे इतना पढ़ाया लिखाया गया। आज मुझे लगता है कि उसकी जो उतना जो स्ट्रगल उन्होंने किया, आज उस कामयाबी का मुझे फल मिला है। तो इससे मैं ज़ाया करना चाहूँगा और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभी। जी। बराबर, ठीक कह रहे हैं आप। आपके पापा जी का ये सपना था जी। कि एक अच्छे स्थान पे शासकीय सेवा में आपको सेवा देने का अवसर मिला और जो सपना पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा है ये। जी। और ये बहुत सारी बातें हैं, धीरे करके जनता भी बहुत सारी चीजें जानना चाहती है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जी, जी। जो भी जानना चाहते हैं कि आखिर कामयाबी के इस सफर तक ग्रामीण अंचल से, ग्रामीण क्षेत्र से, सुदूर अंचल से एक युवा कैसे सफलता के शिखर तक पहुंचा। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। जी जी, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं अपने तहे पूरे दिल से इस जनता को, मतलब जो मेरे तरफ से मुझे बनेगा, मैं पूरी कोशिश रहेगी उन्हें बताने की, अपनी वो रखूंगा, राय रखूंगा इसमें। बिल्कुल। तो अनिल भैया, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई की शुरुआत कैसी हुई, कहाँ से हुई, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई और 12th तक का एजुकेशन, क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक का आपके जो पढ़ाई का सफर है वो कैसा रहा? जी, जो हमारी शुरुआती जो दौर थी पढ़ाई की, जो हमारी नर्सरी से लेके पहली तक, वो हमारी इस कोमाखान जो शिशु मंदिर है, वहाँ से हमारी चालू हुई। और जैसा कि हम मम्मी पापा से सुनते थे कि मुझे पढ़ने में बहुत शौक था। तो ऐसा था कि मुझे स्कूल जाने में ना रोना था ना कुछ था, बचपन से ही मुझे शौक था जाने का। तो मुझे स्कूल ड्रेस पहन के वो शिशु मंदिर वाला पहुँचा दिया, मुझे वहाँ जाने के लिए भेज दिया जाता था शिशु मंदिर में। तो पहली तक तो हमारी मतलब शिक्षा बहुत अच्छी हुई, मजेदार रही, क्योंकि उस टाइम उतना टेंशन नहीं रहता था पढ़ाई का। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें फिर अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो अंग्रेजी का जो महत्व है वो समझ में आता है कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका जो महत्व है वो आगे बहुत काम आता है। तो उसके चलते हमें देवाशीष इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बागबार में है, वहाँ पे हमें वहाँ एडमिशन दिलाया गया, जो मेरा दूसरी और तीसरी मैंने वहाँ से की। फिर जब दूसरी तीसरी की तो उसके बाद जैसे हमारे पारिवारिक जैसे हैं, जो हमारे जो परदादा थे वो उधर मेंबर थे जो राजकुमार कॉलेज। तो जैसे हमारा पूरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है, तो उस परंपरा को रखने के लिए फिर मुझे उसमें एडमिशन दिलाया गया राजकुमार कॉलेज में। एंड फिर वहाँ से मेरी 4th से जो जर्नी है राजकुमार कॉलेज से जो हमारी चालू हुई। एंड फिर वही अब मुझे मतलब मेरी किस्मत कह लीजिए या फिर इसे बोलिए कि एक अवसर है जो मुझे अच्छे मतलब स्कूल पे पढ़ाने का मुझे मतलब एक वो मिला, मतलब मेरे पिताजी ने इतना मतलब वो सब सह के और मुझे पढ़ाया, जहाँ की फीस भी इतनी हाई है, सब कुछ मतलब एकदम टॉप नॉच वो है मतलब स्कूल पे। बिल्कुल। चाहे वो एकेडमिक से लेके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से लेके सब चीज और सारी फैसिलिटीज मुझे दी गई और मुझे कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी।
तो उसके वहां से मैंने 4th से लेकर 12th तक पूरी मतलब अपनी पढ़ाई की। ओहो। फिर जब अब जैसे कि वहां पे हम हॉस्टल पे रहते थे, तो हमें ना बाकी चीजों का कोई नॉलेज नहीं था, कि हम भी सोचते थे अब 12th तो हो गया, 12th के बाद जब निकले हम, तो पूरा एक दुनिया मतलब पूरा अलग था। हमको लगा अब कहाँ जाना, इधर जाना क्या उधर जाना। फिर तो हमको 10th तक की पढ़ाई राजकुमार कॉलेज में हुई, जी फिर 11th 12th भी आपने राजकुमार कॉलेज से राजकुमार किया। कॉलेज से। तो 10th पे जब एक मुकाम आता है कि जी हमको कोई सब्जेक्ट लेना है जी और एक कैरियर को चूज करना है, वो जी मुकाम 10th में आता है। जी तो उस समय आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया जी और उस सब्जेक्ट को चूज करने में आपका क्या विचार था, क्या लक्ष्य लेके आपने उस सब्जेक्ट को चूज किया था? जी। तो जैसा कि अब नितिन भैया ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बट मेरा जो पहले तो हम ये क्लियर कर दे कि हमारा जैसे ना 9 10th के बाद नहीं होता, 9 से ही सब्जेक्ट चूज करना रहता है। ओहो। तो क्योंकि हमारा पैटर्न आईएससी था, आईसीएससी, तो उस पैटर्न में हमें मतलब 8 के बाद सब्जेक्ट चूज करना रहता है। तो उसके बाद हम साइंस या कॉमर्स, तो हमने साइंस चूज किया। तो जैसा कि वहाँ पे चलता था कि अब मुझे, क्योंकि मैं स्टूडेंट, मतलब हमारे मार्क्स नहीं आते थे, बट एज अ स्टूडेंट मैं बहुत वो था, ओबीडियंट था, सिंसियर था, डिसिप्लिन था, कोई कंप्लेंट्स नहीं। तो फिर उसके बाद टीचर ने भी एनकरेज किया, दोस्तों से जब लगा दोस्त लोग भी सबसे ज्यादा साइंस में ही जा रहे हैं हॉस्टल वाले, तो हम भी फिर क्या बात। पहुंच गए साइंस में। फिर वहां से साइंस गए हम, तो 9 10 साइंस हो गया, जो बहुत मतलब इजी रहता है, आप बोल लीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ लिए तो ऐसा लगता है इजी, बट उस टाइम बहुत डिफिकल्टी है। तो वहां से 9 10 साइंस किया, फिर वो हमारा मतलब उतना अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट हम 65% से वो हो गया था, हमारा 10th हो गया, वो भी जो बोर्ड होता है। फिर जब हमने 11th 12th में आया, तब ये मुकाम आता है कि तब काफी सिंसियर हो जाता है कि आपको क्या लेना है, वही आपका करियर डिसाइड करता है। या तो आप फिर जेई देंगे, या कॉमर्स में जाएंगे तो आप सीए के लिए, फिर अदर एग्जाम्स, जो बहुत सारी चीजें रहती हैं। उतना मुझे हमको नॉलेज नहीं है जो कॉमर्स का बैकग्राउंड है, ओह, बेसिकली हम बिल्कुल, साइंस का बता सकते हैं क्योंकि हम साइंस से थे। तो उसके बाद जैसा कि फिर जैसे कई टीचर्स से फिर मैंने, क्योंकि ना कई टीचर्स थे, क्योंकि यहाँ पे मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जो मेरे जो यंगस्टर्स हैं, उनको जो भी आपके जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे आप हमेशा सलाह लीजिए। तो मैंने जितने भी टीचर्स थे उनसे सबसे सलाह लिया कि सर मुझे क्या लेना है, क्या लेना है। तो ऐसा कैसा करते उन्होंने मतलब मुझे रिकमेंड किया कि आप साइंस लीजिए, एंड विद ज्योग्राफी, जो कि मैं अच्छा था जिस सब्जेक्ट में, एंड मुझे बहुत खुशी भी हुई कि ये पढ़ने में। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत निराश था, और यही जो मेरी खुशी है ना, ये मुझे पूरे जिंदगी भर रही। ऐसा नहीं कि मैं निराश होकर पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। और जो मेरे बचपन में भी थी, इसी को ही मैं लेके आगे बढ़ते गया, खुशी खुशी अपना पढ़ते गए, और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, सब थी, तो पूरा हमारा मन लगे रहता था। और वैसे ही हमने 11th 12th विद जो साइंस रहता है पीसीएम, इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है, एंड विद ज्योग्राफी, इसको करके हमने 12th क्लियर किया, जो मेरा 76% का फर्स्ट डिवीजन है, जो बहुत ही अच्छा स्कोर है आईसीएसई में, आईएससी में माना जाता है। बराबर। मतलब शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई, शिशु मंदिर से शुरुआत हुई, फिर इंग्लिश मीडियम 2 साल आप पढ़े, फिर उसके बाद आरकेसी कॉलेज गए, क्योंकि राज परिवार से आप जुड़े हुए हैं, राज परिवार के आप सदस्य हैं। और उसके बाद आरकेसी कॉलेज में बहुत अच्छा अनुभव रहा, आपने पढ़ाई की, शिक्षकों का मार्गदर्शन भी आपने लिया, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा चूज किया, और 12th पे 76% रहा आपका, ये आपने बताया। फिर 12th के बाद क्या मूड बना, क्योंकि वो बहुत एक ऐसा समय रहता है कि चूज करना है हमको, करना क्या है। हमारे रिश्तेदार लोग भी हमको बोलते हैं क्या करोगे क्या करोगे, है ना, बहुत सारे वहाँ पे लोगों की सलाहें आती है, बहुत सारी बातें आती है। उस समय फिर क्या विचार बना, और फिर आगे की जो सीढ़ी है कैरियर को आगे बढ़ाने की, फिर वो कैसे आपकी आगे बढ़ी, क्या आपने चूज किया, और कैसे कैसे प्लानिंग हुई, 12th के बाद की कितने साल की आपकी पढ़ाई हुई, और आज यहाँ तक जो पहुंचे हैं उसके बारे में बताइएगा। जी, शुरुआत हम एक कलाम जी का जो कोट है उससे करना चाहेंगे, कि कलाम जी हमेशा एक बोलते हैं कि आपको जब चलना है तो हमेशा अंधेरा रहेगा, फिर आप धीरे धीरे जब चलते जाएंगे, एक मुकाम पे आप एक लाइट दिखेगी, और फिर आप और आगे जाएंगे तो आप एक रोशनी दिखेगी। तो यही परिस्थिति हमारी 12वीं के बाद थी। आप समझ लीजिए कि हमारे पास पूरा अंधेरा था, और अंधेरा जब छाया, तो जब हम 12th क्लियर किया, तो तब तक तो हमको लगा था कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, टीचर्स भी हमारी बहुत तारीफ करते थे, तो हमको लगा चलो ठीक है। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि जब 12th हमने किया, तो उसके बाद हमने जो नॉर्मल एग्जाम्स होती है साइंस के, वो थोड़ी बहुत हमें मतलब उस टाइम हमारी जो रियल जिंदगी है वो चालू हुई कि अब क्या करना है। तो बहुत सारे जैसे हमारे जो पारिवारिक जो हैं, जो अभी डॉक्टर्स हैं, जो
तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप जेई का प्रिपरेशन करें, मेंस दीजिए, एडवांस दीजिए, ताकि हमारे कोई परिवार से आईआईटी में नहीं गया। एंड फिर जैसे पिताजी ने भी फिर जैसे हमारे मार्गदर्शन की, और उस टाइम हमारा पहले ही साल में एक कॉलेज में लग गया था जो बीआईटी था, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। बोले कि क्यों गैप लोगे, आप चालू कर दीजिए प्रिपरेशन। नहीं हुआ तो, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस ही होता है, जो आप साइंस नहीं है तो आपको वही देना पड़ता है अच्छे कॉलेजेस के लिए। तो जैसे हमारा एक फिर पीएटी भी होता है जो छत्तीसगढ़ के लिए रहता है, तो उससे हमारा बीआईटी में लग गया था। और एक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैंने मेंस निकाल लिया था, एडवांस में मैं वो हो गया था, मतलब नहीं क्लियर कर पाया, बट उसके थ्रू भी मेरा मतलब नहीं हुआ क्योंकि मेरा रैंक कम था। तो पीईटी के थ्रू मेरे को बीआईटी मिल गया था। देन बीआईटी मैंने जब चूज किया ना, तो तब मुझे ऐसा लगा, उस टाइम मेरा सिविल इंजीनियरिंग था। तो सिविल इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से ना मैंने वो सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दी। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बीआईटी का मुझे कॉलेज में नहीं जम रहा था। बट पता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं आपको, मतलब ये है ना कि मैं इसमें भी बताना चाहूंगा कि मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ। ओहो। और मेरा मेडिटेशन उस टाइम से चालू था, एंड अभी मुझे 10 साल हो गए हैं। तो मैं मेडिटेशन करता रहा, योगा मेरा चलता रहा, तो मैं बहुत सोचता था। एंड कोई ना कोई चीज ऐसी रहती है जो आपको गाइड करती है, पता नहीं उसे आप जैसे भगवान कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, जिस रूप में आप जैसे भी आप पूछते हैं, बट कोई ना कोई चीज ऐसी रहती है जो आपको मैसेज देती है। और आपके जिंदगी में लोग आते हैं जो आपको बताते हैं कि आप ऐसा, मतलब आपको एक वो मैसेज आते रहता है दिमाग में। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि आप उसे सुनते जाइए, कि कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि ये बीआईटी मेरे लिए ठीक नहीं है, एंड शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैंने वो छोड़ दी। फिर मैंने ड्रॉप लिया, मैं पढ़ाई करता रहा जेई मेंस का। फिर मैंने मेंस दिया 2000, जैसे 2014 में मेरा 12वीं हुआ, 2014 में मुझे बीआईटी मिला, वो मैं छोड़ दिया। फिर मैंने 2015 में फिर मेंस दिया ड्रॉप लेके, तो उसमें मेंस में फिर नहीं हुआ, पीईटी के थ्रू, बट मुझे जीसी मिल गया। ओहो। तो आप ये देखिए कि जब जब मैं ना जीसी गया, एंड वहां पे मैंने चूज किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो मेरा सब्जेक्ट, जो मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब मैं तो चलते चलते कभी भी पढ़ सकता हूँ, मतलब। ओहो जी। और आप देखेंगे, मतलब जो मेरा जीसी का जो मेरा वो था, परफॉर्मेंस था, तो 2015 से जो 19 था, वो परफॉर्मेंस मेरा इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि अब मेरा जो करियर है पढ़ाई में, मैं बहुत अच्छा हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि अब मैं कर सकता हूँ। तो जो मेरा जो जीसी का जो करियर था, वो पूरा मतलब एक, आप बोल सकते हैं, जो स्कूल पे एक बच्चा था जो खेलने कूदने ये सब, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, वो अचानक से एक मतलब एक दूसरा टर्न ले लिया। तो जब मैं जीसी में था तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे, मैं हर सेमेस्टर में मेरे टॉप थे। क्या बात जी। हर सेमेस्टर में मेरे पहले आए हैं, हर सेमेस्टर में मेरे मार्क्स 70% से अबव है, जो ऑनर्स के उसमें आते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में अच्छा करते हैं। हाँ। तो और मेरा ओवरऑल परसेंट भी अराउंड 79.46 बना है, जो एक ऑनर्स के उसमें आता है, जो ग्रेजुएशन है। तो मेरा जैसे ये जो था, ये इंजीनियरिंग वाला, ये बहुत अच्छे से गया। एंड मुझे आप कैसे भी पूछ लीजिए, मैं जब प्रैक्टिकल्स में जाता था, प्रैक्टिकल्स में मुझे सारे नंबर, मेरे जो ये थे, जो एग्जाम में रहते थे, उसमें भी मैं सब में अच्छा करता था। तो एक एक चीज मुझे लगा कि मैं सब, मुझे ऐसा था ना कि मैं बोलते बोलते, मतलब सब, आप मुझसे कुछ पूछेंगे मैं तुरंत बता देता था। क्या बात है, मतलब 2014 में एक कॉलेज का चयन करते हैं, फिर 2016 में फिर एक नया मोड़ आता है, 2015 में नई तैयारी करते हैं परीक्षा की, और 4 साल खूब एंजॉय करते हैं अपनी पढ़ाई को, है ना जी। और क्योंकि वो आपकी रुचि का सब्जेक्ट था, बहुत रुचि का जी। 2019 तक बहुत हंसी खुशी के साथ आपने उस जर्नी को पूरा किया। फिर 2019 के बाद आप कैसे आगे बढ़े? 2019 के बाद ये 2025 आज हम बैठे हैं जी, 11 मार्च का इंटरव्यू है। इस 5 साल में फिर और कैसे आपने एग्जाम दिए, और ये मुकाम जो अभी आया है जी, वो मुकाम कैसा मिला जी? तो अब आप देखिए कि एक रोशनी जो थी वो मेरी ये थी, जैसे मैंने कलाम जी का अभी कोट किया था, जो रोशनी मेरी थी वो ग्रेजुएशन वाली थी। तो मुझे एक रोशनी दिख गई कि अब मुझे क्या करना है, पढ़ना है। तो अब ये एक मैसेज है कि आपको पढ़ना है। तो अब मुझे लगा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, और मुझे कुछ जॉब भी आए थे, प्लेसमेंट्स, जो जीसी में मतलब अच्छे थे, मतलब रेपुटेबल भी थे और अच्छे भी थे। तो मैंने कुछ जॉब के लिए किया था, तो मैं उसके आखिरी राउंड तक भी गया था। तो उसके बाद मुझे नहीं लगा, मतलब वो फाइनल राउंड में जाके मुझे नहीं लगा, मतलब उन्होंने नहीं दिया मेरा सिलेक्शन। और कुछ में मुझे लगा था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये जॉब बिकॉज मार्केटिंग की थी,
एंड नॉर्मल मार्क ये सब थे जो मुझे लगा कि मेरे उतना कैरियर को उतना एनहांस नहीं करेगा। तो फिर मैंने सोचा पढ़ाई किया जाए, बिकॉज जो चीज़ में मैं अच्छा हूँ क्या और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैंने जब अपनी फिर 2019 से मैंने प्रिपरेशन की, और इसमें भी मैंने अपने जो मेरे शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, उनका मैंने फिर से मार्गदर्शन लिया यहाँ पे, जो मेरे बहुत अच्छे टीचर्स थे जीसी के। क्या बात। तो उनसे मैंने पूछा कि अब क्या किया जाए सर? तो उन्होंने, जैसा मैं अच्छा था अपने इंजीनियरिंग में, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें वो करना चाहिए, गेट एंड ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। एंड ये आपका पूरा सिलेबस ही रहता है, वही आपको पूरे डेप्थ में पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल जो भी है आपके नॉलेज उसमें बहुत मैटर करती है। एंड गेट ऑलमोस्ट मतलब टफेस्ट में ही आती है एक इंजीनियरिंग एग्जाम के। तो वो मैंने वहां से चालू किया, गेट एंड ईएससी का प्रिपरेशन। तो जब मैंने 2019-20 ये दे दिया ना, तो जब मुझे फिर ना गेट में मुझे लगा कि मेरे मार्क्स बस कट ऑफ क्लियर होते थे और अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे प्रिपरेशन ईएससी था, बट वो टफेस्ट थे, मतलब यूपीएससी आप जब जाएंगे तो वो सबसे टफेस्ट ही होती है, ऐसा है कोई भी एग्जाम। तो वो जब वो भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा था प्रीलिम्स, तो आप ये देखिएगा कि मेरा स्ट्रगल ही चल रहा है, मतलब सिर्फ एक रोशनी थी। अब वो रोशनी में मैं चल रहा हूँ, पता नहीं मुझे कब एक पूरा उजाला मिलेगा, एक सूरज देखने को, ऐसा है। तो ये रोशनी थी जो मेरी स्ट्रगल थी, मतलब मैं पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं मुझे कब और अच्छी कोई और रोशनी मिलेगी, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो 2019-20 हमारा ऐसे ही निकला, जो कि एक इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट और ईएससी के लिए था। तो उसी टाइम क्या हुआ कि अब, और यहाँ पे फिर एक और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि मित्र की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आगे चल के आपको पता चलेगी कि जिस मुकाम तक हूँ उसमें एक मित्र का भी हाथ है। क्या बात जी। तो यही है कि चाहे वो, बिकॉज आप इस करंट जनरेशन पे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस लड़की से बात करिए या ऐसा, क्योंकि आज सब बराबर हैं, लड़की को भी उतनी अपॉर्चुनिटी है, बॉयज को भी, आप सब साथ लेके चलिए। और सबका, जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास लेके एंड सबका प्रयास एंड सबका विकास। तो यही आपको लेके चलना है एंड सबको आगे लेके चलना है, बिकॉज आपके कलीग्स ही हैं वो। क्या बात जी। तो मेरा ऐसा है कि मैं सबसे बात करता हूँ, चाहे वो मेरे वो अच्छे करीबी दोस्त हैं या मेरे सीनियर्स हों, मेरे जूनियर्स हों, उनको मैंने सबको साथ लेके चला और सबसे मेरी इंटरेक्शन। मतलब आप अपने दोस्तों से पूछते थे क्या करना चाहिए, शेयर करते थे, पढ़ाई करते थे, थोड़ी परेशानी होती थी आपको, और जिस उजाले की तलाश में थे आप, रोशनी तो मिल गई थी, पर एक मंजिल की ओर बढ़ने के लिए जो रास्ता मिलना था खूबसूरत, उस रास्ते की तलाश में आप आगे बढ़ रहे थे। तो ये रास्ता जो है वो सब दोस्तों से या परिवार वालों से चर्चा करके आपको मिलता था। क्या बहुत बढ़िया। तो यही है कि इसी से तो आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे, लोग बाग आपके जिंदगी में आते हैं कुछ आपको एक वो देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। आप सुनते रहिए, उस पर थोड़ा सा अपना अपना वो करिए, मतलब मैं ठीक सोचिए अपने आप को, इसने क्यों ऐसा बोला, क्या हो सकता है, मेरे लिए उचित है कि नहीं। तो मैंने इसी को लेते हुए, जैसे कुछ दो, एक जैसे मेरी मित्र थी, उन्होंने भी एक एग्जाम क्लियर किया था, जैसे राजीव युवा उत्थान योजना जो बोलते हैं, जो यूपीएससी कोचिंग के लिए रहती है। तो वो मुझे पता चला। तो जैसे वो एक महिला मेरी मित्र थी, उन्होंने क्लियर किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुझे जाना चाहिए, तू अच्छा पढ़ता है, तू कर लेगा आराम से। तो मुझे भी लगा, अरे हाँ ये तो है, मैं देखता हूँ इससे क्या है कैसा है, क्योंकि और हाँ, पढ़ाई तो हम कर ही रहे थे, चाहे वो जीके हो, चाहे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो। तो हम बुक्स भी बहुत पढ़ते थे, बहुत बुक्स, एक एक दिन में एक एक बुक खत्म कर रहे हैं। हफ्ते में हमारा एक टारगेट रहता था कि अगर कुछ ज्यादा, मतलब हमारा शेड्यूल होता था, तो हफ्ते में एक बुक पढ़ना ही है। तो इतने बुक पढ़ते पढ़ते हमारे एक लाइब्रेरी की जो जितनी भी किताबें थी वो सब पढ़ ली थी हमने। क्या बात जी। एंड उसकी हमारे पास अभी सब मेंबरशिप वगैरह है। तो इतना पढ़ते थे ना हम कि पूरा पढ़ लिया था। एक वो जुनून था, पता नहीं अंदर से एक जो बर्निंग जो डिजायर आती है ना कि अरे यार मुझे और कुछ मतलब ढूंढना है, तो वो ढूंढ ही रहा था मेरा दिमाग कंटिन्यूस। एंड वही मेरे को एक रास्ता मिला, राजीव युवा उत्थान योजना का, जो दिसंबर में पेपर होता है जिससे, एंड यूपीएससी के कोचिंग के लिए रहती है। एंड जैसे कि हम ट्राइबल हैं, तो हमें भी एक अवसर था वो देने का एग्जाम, और मैं काफी भाग्यशाली भी मानता हूँ उसमें, क्योंकि उसी से ही मेरा एक और रोशनी मिली मुझे, थोड़ी जो बड़ी बड़ी होती जा रही है रोशनी। एंड वो मैंने जब दिया पेपर, तो मुझे लगा कि जब मैंने पेपर दिया तो ये मुझे लगा कि अरे काफी सारे आंसर्स तो मुझे आते हैं, मैं कर सकता हूँ इससे। और जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, और फिर मुझे वहाँ पे चांस मिला यूपीएससी कोचिंग करने के लिए, एंड सिलेक्शन भी हो गया था मेरा। फिर हम दिल्ली में थे इसी से अपना यूपीएससी कोचिंग की, यूपीएससी जो जर्नी है
जिसे एस्पिरेंट्स बोलते हैं हम, तो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बनने के लिए तैयार हो गया 2021-22 से। और एक चीज मैं यहाँ भी कहना चाहूंगा, उस टाइम कोविड टाइम्स भी था जी, तो उस टाइम थोड़ा डिले हो गया था हमारा जो ये चल रहा था प्रक्रिया। तो 2021 का जो प्रक्रिया था, हमने जो यूपीएससी दिया था वो हमने ऐसे ही मतलब अपने से प्रिपेयर करके दिया था, वो पढ़ ही रहे थे हम। और जी, तो 2021 का जो था ना वो जो योजना के हिसाब वहां पे उसमें भी नहीं थे बैच, तो 2022 वाला बैच था, वहां पे हमारा हुआ। तो 2022 में हमने कोचिंग जब दी दिल्ली से, एंड 2021 में मैंने एक अटेम्प्ट दे चुका था यूपीएससी का, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, मतलब ऐसा कुछ मुझे वो नहीं लग रहा था मुश्किल, क्योंकि इतना ही पढ़ लिया था हमने, बहुत चीजें पढ़ ली थी। तो अब मुझे ये लगा कि ये तो पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बुक ही तो पढ़नी है। और उस बुक को एक एक बुक को मैंने 3-3 4-4 बार 10 बार पढ़नी है, लक्ष्मीकांत तो 10 बार पढ़ ली हमने। अच्छा, हाँ तो जी। बोर नहीं लगता था एक बुक को 10-10 बार पढ़ना या 3 जी। बार 4 बार पढ़ना, तो कभी बोर नहीं लगता था या कुछ अजीब सा नहीं लगता था? जी, इसको मैं अब ये एक हमारे एक जो बॉक्सर है मोहम्मद अली, वो बोलते हैं कि उनका बहुत अच्छा एक सेइंग है, एंड मोहम्मद अली प्रॉब्ली सबसे बेस्ट बॉक्सर्स में से हैं। उनका एक सेइंग है कि स्ट्रगल नाउ एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ द लाइफ लाइक चैंपियन। तो आप जितना स्ट्रगल कर सकते हैं, जितना अपने आप को मतलब बर्न कर सकते हैं, उतना आप जला दीजिए अपने आप को, एंड रेस्ट आपके लाइफ एक चैंपियन की तरह जी। तो उनका एक बहुत अच्छा सेइंग है, तो यही है कि अपने आप को जितना तड़पा लो, सब सब जो भी है, जो मिले सब पढ़ के पूरा उसको मतलब अपने आप को डाइजेस्ट करके पूरा एक दिमाग में रखे पूरा ऐसे बुक। क्योंकि आप मुझे अभी भी पूछेंगे कि लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो मेरे से ऐसे पन्ने घूमने चालू हो जाएंगे मेरे दिमाग में। तो आप देख रहे हैं कि इतना आपको मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। तो ये ऐसी जर्नी चलती गई, 2021 मैंने दिया, 22 में मेरा जो था, मेरे को अवसर मिला कोचिंग करने का, जो कि राजीव व्यवसाय योजना है, जो मैंने एग्जाम निकाल ली थी एंड मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 2022 से जब मैंने किया कोचिंग की मैंने नेक्स्ट आईएएस से, वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा वो था, बहुत एक अवसर मिला हमें एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और सब चीज़ नया था। और बट ये स्ट्रगल चल ही रही थी, चलते गई चलते गई चलते गई, 2022, 23, 24 क्या? तक हमने 4 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए, एंड उसमें भी हमें कोई रोशनी नहीं दिखी कि कुछ ऐसा लगे कि कुछ तो हमें मार्क्स मिले कि अब क्या किया जाए। और जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स होते हैं तो आपको एक सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है कि अब मैं कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं, और ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स में होता है। तो जब हमने ये सोचा अब क्या किया जाए, तो जब हम अब क्या है ना कि इसमें जैसे यूपीएससी के अगर आप देखेंगे मतलब टॉपर्स भी हों या कोई टीचर से आप जब लेते हैं सलाह, तो वो बोलते हैं कि आप 3 अटेम्प्ट दीजिए, उसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है तो आप कुछ और ऑप्शन भी देखिए, लाइक पीएससीज हो गए या ये सब हो गए। तो अब मुझे लगा कि मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिए, अब मुझे लगा कि अब थोड़े और कोई ऑप्शन देखना चाहिए, ताकि क्योंकि मुझे ऐसा ना हो कि मेरे पास ये भी ना रहे जो चीज़ आ रही है मेरे पास, जैसे कि और दूसरे एग्जाम। बिल्कुल ठीक जी। बोल रहा। तो जब मैंने यूपीएससी का फिर मुझे लगा कि अब जैसे 2024 का जो है ना यूपीएससी दिया, तो वो भी मेरा सैटिस्फैक्टरी था, क्योंकि पहले से तो मैं अच्छा ही हूँ ना, अब देख रहे हैं तो मैं बेहतर होते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को डाउन कर रहा हूँ। वो 4 एग्जाम आपने दिए, चारों जी। में आपका रिजल्ट हमेशा बेहतर रहा, बेहतर रहा। इसलिए आपको अपने दिल से एक आवाज आती थी जी, कि जी, आगे बढ़ते रहा, आगे बढ़ते जी, रहा, जी। सफलता मिलेगी सफल, हाँ। और इसलिए आप आगे बढ़ते रहे। जी। बिल्कुल। और इसमें मित्र भी बहुत हौसला देते हैं आपको, और दिल्ली में तो ऐसा है कि मित्रता का ऐसा है कि आप आपके परिवार ही हैं वो, हॉस्पिटल में आप बीमार हैं तो आपके साथ सो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो अगर जैसे कोई दिल्ली में रहेंगे तो वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मतलब आपके दोस्त भी आपके परिवार की भूमिका में थे। जी, जी। बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे बहुत आपने। अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, जो अभी भी हमारे साथ संपर्क में हैं। तो जब ऐसा हुआ तो अब मुझे लगा फिर क्या है कि जब 4 साल 3 साल तो हमें दिल्ली में ही हो गया था, और फिर जैसे कि मैं अकेला अपने माँ-बाप का बच्चा हूँ, एंड पिताजी वगैरह भी सब मतलब उनका भी एज हो रहा था, कब तक वो अब मेहनत करेंगे और मुझे पढ़ाएँगे। तो मुझे ओहो! लगा कि अब मैं यहाँ पास आ जाता हूँ, तो मुझे आसानी होगी, तो मैंने रायपुर शिफ्ट कर लिया था। क्या बात! ये मई में मैं शिफ्ट कर लिया था, 2024 का जो 24 प्रीलिम्स था, वो 16 जुलाई को था, तो मैं मई में ही आ गया था। सॉरी 16 जून को था, तो मैं मई में ही आ गया था, 21 मई को मैं आ गया था, और मैं वहाँ पे एक रूम लेके पढ़ रहा था 1 महीने तक पूरा, मतलब मैंने रूम ही नहीं छोड़ा मतलब, क्योंकि प्रीलिम्स का ऐसा माहौल ही ऐसा होता है। तो मैंने ना बात की ना कुछ, अपना फ़ोन चुपचाप रख के पूरा 1 महीने मैंने पढ़ाई की, बट
पूरा अपना 100% दिया एंड मुझे प्रीलिम्स जब मेरा हुआ तो लगा कि मार्क्स तो हैं बट कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। ये हमेशा होता ही है प्रीलिम्स में कि अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो जब मैंने ये दिया प्रीलिम्स के बाद, तो मुझे उसके बाद जैसा है ना कि आपके पास ग्रुप्स में आते हैं मैसेजेस या फ्रेंड्स आपके रहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि अदर ऑप्शन अदर देन यूपीएससी ऐसा करके, ऑप्शन अदर देन यूपीएससी। तो उसमें सब ये सब था, नाबार्ड के थे, आरबीआई ग्रेड बी का था, सेबी था, ओहो, और भी अन्य एग्जाम लाइक पीएससीज हो गए, सीएपीएफ आप दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मतलब उससे जो आपका बैकग्राउंड है। तो जब मैंने देखा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, आंसर कीज आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मेरे पास 2-3 एग्जाम्स थे, नाबार्ड था, आरबीआई था, पीएससीज थे, ये सब थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले आपको चूज करना है तो मैं सिलेबस देखता हूँ, पीवाईक्यूज, उसके थ्रू मैंने देखा कि मेरे को नाबार्ड मुझे लगा कि जैसे वही है कि एक दिमाग मुझे मैसेज दे रहा है एंड ये मेरे सिलेबस से भी रिलेटेड था, मेरे टॉपिक से, एंड जैसे मेरे कंप्यूटर्स एंड आईटी था वो मैंने लिया। तो मुझे लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है, जो पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, क्या बात है, जो सबसे मुश्किल रहता है, लगता वो सबसे इजी है, पहला पड़ाव है। अच्छा। पहला पड़ाव ही मुश्किल लगता है। हाँ। क्योंकि और लोग बाग उसे इजी लेते हैं कि अरे पहला ही पड़ाव तो है ऐसे से छाटने के लिए, बट यही सबसे मुश्किल कड़ी रहती है इसमें आपको। और नाबार्ड का भी टफ रहता है, और इसे मैं ऐसा बोलूंगा कि ये, अब जैसे मैं एक दोस्त की बात बता रहा था, तो आपका ये कैसा आपका मतलब मोड रहता है कि जैसे आपको कैसे मतलब एक मार्गदर्शन मिलता है कि रास्ता, वो अब हम इस एक कहानी छोटी सी बताना चाहेंगे कि कैसे मेरे दोस्त ने मतलब मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो क्या हुआ कि जब मेरे को सेंटर आया नाबार्ड का, मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया, और एक ही जो एग्जाम था वो मैंने एक ही एग्जाम दी, बाकी और कोई एग्जाम नहीं था मेरे पास, सिर्फ नाबार्ड था। नाबार्ड का दिया जी, तो मुझे लगा सिर्फ नाबार्ड ही देना चाहिए मुझे, और मैंने दिया। और यहाँ से मेरा पहला एग्जाम था, मैंने गया देने, और मुझे एडमिट कार्ड जो था, मैं सेंटर पे पहुंचा और मैंने अपना रोल नंबर देखा कि मैं अपना रोल नंबर दिख रहा है, मेरा रोल नंबर ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो मैंने पूछा कि भैया ये कौन सा रोल नंबर है, यहाँ तो रोल नंबर ही नहीं है मेरा। तो तब बोला भैया, फिर मैंने देखा मेरा सेंटर, और मैं दूसरे जगह पहुंच गया था, मेरा सेंटर मतलब मैं दूसरे गलत सेंटर पे पहुंच गया था। ओहो, ऐसा भी होता है, क्या बात होता है ऐसा। दिन रात आप एक और पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देने का जुनून है, पर जब एग्जाम देने की बात आ गई तो गलत जगह पहुंच गए, क्या बात है। फिर छोटी सी गलती, फिर क्या हुआ? और रिपोर्टिंग टाइम था, हम पहुंच गए। और बट क्या होता है कि आपके पास 1 घंटा बफर रहता है, क्योंकि ये ऑनलाइन रहता है, तो पूरा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, आई स्कैन करके फिर वो आपको अंदर जाने देते हैं। तो 1 घंटा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, आप लाखों बच्चे दे रहे हैं एक एग्जाम को, तो आपके पास बहुत टाइम रहता है। तो मेरे पास 1 घंटा था, मैं पहुंच गया था रिपोर्टिंग टाइम में। और फिर मैंने क्या किया, तो फिर अपने दोस्त को फोन किया कि दोस्त मेरा एक ये वाला सेंटर गलत आ गया है, मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है। तो बोला भाई अब छोड़ दे, नहीं देना है अब एग्जाम, आ जा वापस, छोड़ दे इसको। तो फिर हम थोड़ी देर सोचे, और क्या बोले, क्योंकि मम्मी लोगों को पता चलेगा तो बोलेंगे, बहुत गालियां पड़ेंगी। और गालियां ही पड़ेंगी, आप इतना दे रहे हैं, आप इतना मतलब पढ़ लिए हैं, क्या आप कर रहे हैं, मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। तो फिर हमने थोड़ा सा मतलब अपना साहस बनाया और बोला कि तू आ जा, हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे। और हमारे पास आधा घंटा से 40 मिनट था। तो हमने फिर वो दोस्त को बोला, दोस्त वो वहाँ पे स्पॉट पे आया, रायपुरा चौक है वहाँ से। फिर हम गए दूसरे, जो भिलाई था, सिरसा कला, वो सेंटर था हमारा। शहर ही दूसरा था? दूसरा था, दोनों सेंटर दो शहर में? हाँ, क्या बात है। फिर 30-40 किलोमीटर था वो, फिर हमको फिर पहुंचाया अपने पैशन प्रो में। क्या बात है। पूरा मतलब 80-90 की रफ्तार में 15-20 मिनट 25 मिनट में हमको पहुंचा दिया, 5 मिनट पहले। क्या बात है। तो बट ये है कि बाकी ये बहुत बाद में सोचा जाए तो हंसी का तात्पर्य है, बट अब दोस्तों का महत्व इतना है कि आपकी जिंदगी बना सकते हैं ये। तो समय से पहुंच गए एग्जाम सेंटर में? समय से पहुंच गए हम, एग्जाम दे दिया हमने। और मुझे पता था, आपको हम बता रहे हैं कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैंने सब चीज बहुत एकदम बारीकी से पढ़ी थी इसकी, नाबार्ड की। हाँ, एक एग्जाम दे रहा था, उसकी मैंने जो एडवर्टाइजमेंट आती है, किसमें कट ऑफ ज्यादा मिलेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, किसका पैटर्न कैसा है,
और वो सब मैंने मतलब A to Z पूरा एक अपने डायरी जो रहती उसमें मैं लिख लिया था और एक माइंड मैप बना लिया था, क्योंकि मुझे मतलब डिफेंस में भी काफी शौक था। तो जब SSB जाते हैं तो ये सब सिखाया जाता है, तो वो माइंड मैप आप बना लेते हैं कि जैसे भी आप कुछ कुछ करने जाते हैं तो आप पहले ही कुछ सोचते हैं ना, वैसे ही टाइप। तो मैंने भी एक माइंड मैप बना लिया था, मेरे पास पूरा एक रेडी रहता है स्ट्रैटेजी। तो वो मैंने बना के अपना एग्जाम दिया एंड मुझे लगा ठीक है सेटिस्फैक्ट्री है। बाकी को बताना है कि अरे यार उतना अच्छा नहीं था, अच्छा। ऐसे नॉर्मल ही था, मतलब नहीं होगा लग रहा है। फिर उसके बाद जब ये पूरा चला, रिजल्ट आया, भाई प्रीलिम्स हो मतलब। और ये चीज हमारी है ना कि हम कभी अपना रिजल्ट नहीं देखते। अब मैं दूसरे को बुलाता हूँ, मेरे दोस्त को हमेशा मैं बुलाता हूँ, भाई मेरा रिजल्ट देख ले, मेरा रोल नंबर ये है। तो दोस्त बोला अरे हाँ तेरा वाकई में हो गया यार, जूम कर करके देख रहे हैं क्या हम। बात है। कैसे हो गया है प्रीलिम्स। तो हमारा प्रीलिम्स जब हुआ तो फिर उसके बाद फिर दोस्त ने बोला कि अब भाई मेंस के लिए तू बहुत अच्छे से पढ़, क्योंकि अब तेरा हो गया है, अब इसी में पूरा फोकस्ड होके पढ़ो। तो अब हम आपको बताते हैं कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं। मतलब हार्ड वर्क मतलब आपके पास एक अवसर है एंड मुझे रोशनी दिख गई है। तो हार्ड वर्क आप इतना ऐसा, क्योंकि मेरा एक हमेशा से रहा है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसमें पूरा आप सब कुछ झोंक दीजिए। आप जो बोलिए मतलब जो करना है सब कर लीजिए। तो आपको बताते हैं हमने मतलब इतने सारी चीजें कर ली थी मेंस के लिए कि मतलब कुछ बचा ही नहीं, ऐसा लगा आपको। तो इसलिए मैंने जब चालू किए, मेरे दोस्त ने मुझे मतलब मेरे पास लैपटॉप तो था ही, तो फिर उसके बाद हमने एक कीबोर्ड खरीदा, क्योंकि ऑनलाइन हमेशा ऑनलाइन होती है एग्जाम। पैटर्न वगैरह तो हम वैसे ही अच्छा से मतलब पूरा पढ़ लिए थे। तो जब ऑनलाइन होती है तो हमने कीबोर्ड खरीदी, माउस मेरे दोस्त ने दे दी। तो ऐसा करते करते हमने फिर प्रिपरेशन चालू की। और आपको बता रहे हैं कि जैसे जो मेंस का जो वो है टाइम पीरियड प्रीलिम्स के बाद, वो सिर्फ 21 दिन का था। ओहो। हाँ, और ऐसा नहीं कि हम मतलब इसके लिए पढ़ ही रहे थे। और फिर उस 20 दिन में हमने मतलब थोड़ा सोचा एंड मुझे मेरे दोस्त ने एक मार्गदर्शन दी कि आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करिए, AI यूज करिए, ताकि आपका बहुत जल्दी हो कवर। तो उससे भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक कोर्स लिया, उस कोर्स के थ्रू मैंने जल्दी कर लिया अपना कवर। और फिर बट वो कोर्स में ही मैंने हर एक वीडियो, कम से कम 100 वीडियो होंगे मेरे पास एक शेड्यूल था कि 10 दिन में मेरे को वीडियो खत्म करना है, मेरे नोट्स रहने चाहिए। फिर उस 10 दिन में मेरे को 3-4 बार 5 बार उसी को 50 बार पढ़ देना है, ऐसा है। मतलब जितना आप पढ़ सके बराबर उसी चीज को, जो मटेरियल है उस एग्जाम का, बिल्कुल जितनी बार हो सके उसको दिमाग में रिव्यू होता जाए और पूरे जहन में उतर जाए वो। जी जी, बहुत बढ़िया। यही है। तो अब जब ऐसा है तो मैंने क्योंकि वीडियोस लिया, लेक्चर एक कोर्स लिया मैंने एंड उसके थ्रू मैंने चालू किया अपना। एंड कम से कम 100 वीडियो से उसे मैं 2x में देखता था, उसी को फिर देखता था, अगर समझ में नहीं आया तो फिर देखता था। तो एक माइंड मैप क्रिएट होता है, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो वो आपको जल्दी याद होती है, ना कि आप लिख के फिर पढ़ें तो वो बहुत कम टाइम के लिए याद होती है। एंड बहुत सारे साइंटिफिक वो हैं और उसमें मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस टाइम मुझे बताना उचित नहीं लग रहा है जी। तो वही है कि आप ये सब अपना करके विजुअलाइजेशन स्टडी बहुत करिए, अपने पूरा एक सर्कल क्रिएट करिए, स्टिकर्स लगाइए अपने रूम्स में, जो भी चीज आप कर सकते हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो। और मैंने मेंस ऐसे ही प्रिपेयर किए, वीडियोस को मैंने 2-3 बार देख दी, 2x में देखता था मैं, पूरा वीडियोस के नोट्स बना लिए एंड उस नोट्स को ही 10 दिन, मेरा जब वीडियो खत्म हुआ 10 दिन में मैं देता था कि एक बार जब मैं रिवीजन करूँ 3 दिन या 4 दिन लगे, फिर उसको मैं और कम करता था, वो 2 दिन में हो, फिर उसको मैं और कम करता था 1 दिन में हो, फिर उसे मैं और कम करता था कि हाफ डे में हो, फिर उसे मैं और कम करता था एग्जाम के जस्ट पहले हो जाए, और उसे मैं बनाते जाता था। तो इतने सारे मतलब स्मॉल स्मॉल माइक्रो प्लानिंग जिसे बोलते हैं, छोटी छोटी पढ़ के मैंने नोट्स बनाई। जैसे मैंने देखा एग्जाम में, मैंने देखा कि ये मेरे पास है, मैं सीधा एग्जाम देने जाता था। एंड जैसे ही एग्जाम देता था, क्वेश्चन आता था, फटाफट मेरा दिमाग चलना चालू हो जाता था, मैं टाइप करता था आंसर, देन डन। एंड ऐसे ही मेरा हुआ फिर। एंड मैं मेंस के लिए बहुत कॉन्फिडेंट था, बट फिर वही था कि मेरा रिजल्ट उतना खास नहीं गया है, नॉर्मल ही था पेपर, एवरेज था। बट आई नो कि मैंने अच्छा किया था मेंस में, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, तो मुझे लगा कि हो जाएगा। मेंस तो मेरा अच्छा है। एक क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि मैं हर चीज़ आप परफेक्ट नहीं रहेंगे, मेरा एक क्वेश्चन में मेरा डाउट था, बट मुझे लगा कि बाकी चीज़ें तो मेरी अच्छी थी। तो आपको होप कभी नहीं हारना है और विल रहना चाहिए आपके पास। तो फिर मैं वेट करा अपना रिजल्ट के लिए एंड मुझे लगा कि मेंस तो मेरा ठीक था, मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट था एंड मेरा इंटरव्यू आ गया। मेंस आपने दिया जी और फिर मेंस का रिजल्ट कैसा रहा? जी, मेंस का रिजल्ट ऐसा रहा कि फिर वही
कि मेरे दोस्त को मैंने दिया कि भाई इस मेरा बार भी दोस्त का नंबर आया रिजल्ट के लिए क्या? जी जी जी। तो बोलता है, और फिर वही है कि सब तो पहले शॉक्ड हो जाता है रूम करके, भाई कि ये तेरा ही रोल नंबर है, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। और फिर हो गया। तो अब मुझे लगा कि अब तो बस यही है कि अब सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है एंड इसमें भी आप सब कुछ कर लीजिए। तो मैंने मतलब ऐसा है कि इंटरव्यू के हैं, तो अब मैंने फिर इसका भी प्रिपरेशन किया। वो सब आपको यूट्यूब के माध्यम से टॉपर्स वीडियोस देख से बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट है कोचिंग, तो मैंने अपने कोचिंग वाले से जहाँ से मैंने ली थी उनसे भी मैंने इंटरेक्शन की एंड अपना मार्क उनसे एक पाथ ले लिया कि क्या करना है। तो मैंने सिर्फ एक ही नहीं, कम से कम 3-4 इंस्टीट्यूट के वो सब कवर कर लिए, चाहे उनके वीडियो हों, उनके नोट्स हों, सब है। सब मैंने वो नोट्स बना के अपने बना लिए। कुछ तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं जहाँ से मिल सकता है लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी क्लियर हो जी, गया, जी। इंटरव्यू की बारी है, तो गलती से भी कोई गलती नहीं से होती। भी कोई नहीं। कब दिया फिर ठीक है। आपने इंटरव्यू, कब दिया? तो इंटरव्यू अभी हमारा फिलहाल ही 10 फरवरी को हुआ था। तो बिकॉज़ इनका अलग-अलग सेक्शन रहता है, मेरा कंप्यूटर्स एंड आईटी था, तो थोड़ा मतलब विलम्ब होके मेरा 10 फरवरी को हुआ था। एक ग्रुप में होता है तो सेक्शन वाइज़, तो मैंने रायपुर रीजनल ऑफिस में दिया था, जो नाबार्ड का हेड ऑफिस है छत्तीसगढ़ का। तो वहाँ पे मेरा ऑनलाइन हुआ था इंटरव्यू, जो मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट का हुआ था। एंड ऐसा बोलेंगे कि इंटरव्यू मेरा एवरेज था। अब एवरेज कैसे बोलें, क्योंकि उन्होंने मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे, जो कि कैसे आप इस इंटरव्यू में कोई एक क्वेश्चन जिसका आप जिक्र करना चाहें, जी जो उन्होंने पूछा और जो आपको बताने में बहुत मजा आया उसका आंसर देने में, कोई एक क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। जी। तो पहले तो मतलब जो हमारी मेन क्या है, 3 इंटरव्यूज रहते हैं, 2 मैम थी, 1 सर। तो एक जो रहती है, जो सबसे मिडिल पे बैठते हैं, वो ऑब्वियसली सीनियर ऑफिसर रहते हैं, रिटायर्ड रहते हैं या बहुत सीनियर रहते हैं सबसे। एंड उन्होंने मेरा डैव देखा पहले। अच्छा, आप यूपीएससी पढ़े हैं? तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि कितने अटेम्प्ट किए आपने? तो मैं बोला मैम 4 अटेम्प्ट्स। तो अच्छा, आपने 4 अटेम्प्ट्स दिया है और इधर पहली में ही पहुंच गए आप इधर नाबार्ड में? तो ये, तो मैंने बोला यस मैम, बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क एंड इट वाज एक, इट्स लाइक जो आपका पैशन रहता है ना कि आपको पढ़ना है, स्टडी वाज माय सब्जेक्ट, जो मेरा एक स्ट्रॉन्ग वेपन था, जो एक पढ़ाई। तो उसको लेके मैं आगे बढ़ते गया एंड मुझे लगा नाबार्ड है, हियर आई एम, मुझे अच्छा लगा ये। तो वही है, तो मुझे लगा कि फिर उन्होंने बोला ओके ओके। तो फिर उन्होंने फिर और भी पर्सनल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बट ये काफी ट्रिगल पॉइंट था कि मैम ने मतलब एक एक सीन बना दिया कि पहले अटेम्प्ट में आप पहुंच गए करके जी। और बहुत अच्छा था, बिकॉज बहुत हम्बल रहते हैं वो, एंड आपको कभी नेगेटिव नहीं लेंगे वो। बस आपका एक पर्सपेक्टिव रहता है, जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं, और आपका कभी कुछ गलत नहीं होता, आप आराम से आप बोल सकते हैं आपको जो लगे। इंटरव्यू पहली बार दिया था आपने लाइफ में? नहीं जी, इसी के इससे साथ पहले और कभी कोई इंटरव्यू जी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड? ये पहला इंटरव्यू था आपका, जो नाबार्ड का जो था? ऐसा मेंस के अगर बाद जैसे कोई परीक्षा का बोलेंगे, जैसे प्री मेंस इंटरव्यू, तो ये हमारा पहला था। बाकी जैसे हमने और भी जैसे इंटरव्यूज दिए थे कॉलेज में, जो नहीं कुछ ये पढ़ाई के रिकॉर्डिंग जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना था जी, उस पॉइंट पे, वो इंटरव्यू पहला था आपका ये। और इसका एक आर्मी का, जैसे एसएसबी में, जैसे मैंने बताया डिफेंस में हमको इंटरेस्ट था, उसके भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे, 7 इंटरव्यूज के थे। ओहो, तो इंटरव्यू का भी पूरा अनुभव आपने ले चुका था? जी जी जी, अनुभव था मुझे। एंड हमेशा मुझे लगता है कि अगर मैं इंटरव्यू तक गया, तो ऐसा मुझे लगता है, अंदर से हमें फीलिंग आती है कि मेरा सिलेक्शन है, हो गई। फिर इंटरव्यू आपने 10 फरवरी को दिया, फिर कब आपको परिणाम मालूम चला? जी, जब 10 फरवरी को हमारा हुआ, एंड उसके बाद वो जल्दी आ जाते हैं रिजल्ट्स, नाबार्ड के 6 मंथ्स में पूरे उनके प्रोसीजर होते हैं, तो जल्दी उसका रिजल्ट भी आ गया था, उस फरवरी में ही आ गया था एंड पे। एंड मुझे मेडिकल्स के लिए जाना था, जब मेडिकल्स मैंने अभी 2-3 मार्च को मैंने दी मेडिकल्स अपनी, एंड वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम फिटनेस के भी बहुत वो हैं, आप तो जो मेडिटेशन सब करते थे, नो डाउट, तो बढ़िया जी। तो हमारा मेडिकल भी बहुत सेटिस्फैक्टरी था, एंड अभी कल ही हमारा जो है नाबार्ड का अपॉइंटमेंट लेटर आया है, जो हमें मतलब लखनऊ में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। क्या बात है जी। तो ये फाइनली अब लखनऊ जाने की तैयारी है जी। कब जा रहे हैं लखनऊ आप? लखनऊ हमारा जाने का है 20 को, एंड 21 को ज्वाइनिंग है जी। घर से दूर तो बहुत समय रहे आप पढ़ाई के लिए जी। कभी आरकेसी कॉलेज में, कभी दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में जो आपकी पढ़ाई हुई है, वहाँ पे जो दिल्ली को आईएएस की कोचिंग के लिए विशेष रूप से, या यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाना जाता है, तो वो कहाँ हुई आपकी पढ़ाई? और यदि 1 मिनट में आप बताना चाहें तो
दिल्ली का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, उस जगह का जहाँ आपने पढ़ाई की, जी है ना? और वो दिल्ली में कैसी पढ़ाई हुई है? इसके बारे में आप इन ब्रीफ में यदि बताना चाहें तो क्या बोलेंगे? जी, मेरी पढ़ाई करोल बाग में हुई, जैसा मैंने बताया। तो करोल बाग में जब हम नेक्स्ट आईएएस में कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा था कि वो सब हमारे लिए सब कुछ नया था। तो वो मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें जाननी है एंड सीखनी है एंड बहुत जल्दी सीखनी है। तो वो चीज़ें सीख कर मैंने मतलब अपने जब मैंने चालू किया, तो एक चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी है। अगर जैसे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, यूपीएससी एस्पिरेंट की एक सीरीज़ बनी है, वेब सीरीज़। तो उसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो पूरी लाइफ़ से रिलेटेड है वहाँ की, कि आपका जो खाने-पीने, सोने और आपकी जो स्ट्रगल है, आप इतने मतलब स्ट्रेस से गुज़रते हैं हर दिन, आपकी एक नई जंग रहती है। उस जंग को आप जीतना है एंड जंग वो कैसी रहती है, लड़ाई वाली नहीं, फिज़िकली नहीं, मेंटली, मेंटली। जो अंदर चलती रहती है। यार आपको अच्छा करना है हर दिन। आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसे 11 घंटे करें, 12 घंटे करें। तो ये जो लड़ाई है वहाँ से मुझे सीखने को मिली कि हर दिन एक आपको लड़ाई है एंड आपको बेहतर बनना है अपने आप को। एंड हर दिन आपको मतलब एक अच्छी सुबह देनी है, अच्छा आपका सब कुछ रहना चाहिए, हेल्दी फूड, हेल्दी स्लीप लेके एकदम गुड स्लीप लेके आपको पहुँचना है और लाइब्रेरी जाना है और हर आपको जंग लड़नी है। मेंटली आपके पास बुक रहेगी एंड वही चीज़ मुझे मतलब एक मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। बढ़िया रहा, करोल जी। बाग का अनुभव आपका बढ़िया रहा। जी, 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 बहुत अच्छा वहाँ भी रहा। कोई दोस्त बने? जी, बहुत सारे नए दोस्त दोस्त बने। वहाँ पे कुछ बने? जी, जी, बने दोस्त, जी। क्या बात! और दोस्त दोस्तों का फ़ोन तो आ ही गया होगा बधाई देने के लिए जी, अभी तक? जी, जी, जी। क्या बात है! एंड बहुत खुश हो रहे हैं वो एंड वो एक परिवार ही बन गए हैं ऐसे। जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से एक बढ़िया सफलता मिल गई आपको। जी, पढ़ाई का इतना लंबा दौर रहा, 2014 से आपकी पढ़ाई शुरू हुई और 2025 में एक बड़ी सफलता मिली। जी, तो आप यहीं पर रुक जाएँगे कि आगे और कुछ सोच रहे हैं? जी। नील के ये दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ क्या बोल रहा है दिमाग कि ये नौकरी करनी है, ये जॉब जो आपको मिला है कहीं जाने का, हुँ। वो करेंगे कि अभी भी है मन में कुछ और करना बाकी है? जैसा कि आप मतलब ऐसा है ना कि आपको यहाँ पे फिर एक कोट हमको याद आ रही है। एक आर्नोल्ड शूमाकर हैं, जो एक एक्टर है मतलब बहुत बड़े हैं, उनको बहुत शौक है। तो वो हमेशा बोलते हैं, इफ यू आर हंग्री, आप जब तक भूखे हैं एंड यू विल नेवर बी सैटिस्फाइड। तो आप जब तक भूखे हैं, आप कभी मतलब वो अपने आप को वो नहीं सैटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो यही चीज़ मेरे में भी लागू होती है कि मैं हमेशा से मतलब ऐसा है कि मतलब हंग्री इन द सेंस कि आप और कुछ अच्छा करने हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये एक सीढ़ी है, जो मैंने अब चढ़ ली है। अब इसके बाद से और पीछे नहीं हटना है मुझे या देखना है। तो यहाँ से मेरी अब कुछ नई शुरुआत होगी, नई जर्नी होगी, नए कुछ सीखने को मिलेगा। बस हम भी वही जी। पूछना चाह रहे हैं कि अब वो सर्विस पे रह जाएँगे आप कि और कोई पढ़ाई का कहीं और कुछ बाकी है? कोई और उजाले की तलाश आपकी जी। जारी रहेगी कि अब वो उजाला मिल गया, जिसकी तलाश में आप चल रहे थे? ये उजाला तो मुझे ये है कि ये तो मिल गया, कि एक उजाला है, कि अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये बहुत अच्छी सर्विस है एंड उजाला ऐसा है कि मन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना कि ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई आप जब ऐसा है कि आप ऐसा मत लीजिए ना कि वो मेरा बोझ है। मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो मैं पढ़ूँगा मतलब और मेरा सर्विस भी है। आप 8 घंटा पढ़िए, कुछ सीखना हो तो आप पढ़ लीजिए। तो मैं पढ़ाई को हमेशा सीखने के उससे लेता हूँ, ना कि कुछ एंड पढ़ाई तो मैं करूँगा ही मतलब, जो भी मेरा वो और भी चीज़ें रहेंगी आगे के लिए, ऐसा तो है मेरा मानना। फाइनली हम मान सकते हैं कि जी, अब आपकी मंज़िल आपको मिल गई है, जी, अब उस करियर को आप एन्जॉय करेंगे, मुझे ऐसा जी, लगता जी, है ना? जी। और उस करियर को एन्जॉय करते-करते अभी भी और कुछ एग्ज़ाम बाकी हैं कि नहीं, अब नहीं, रुक नहीं। जाएँगे? या क्या एग्ज़ाम अभी तो हम नहीं दे रहे हैं मतलब, फिलहाल ये है कि हम अभी स्टेबल होना चाहते हैं बराबर, एंड काफ़ी सारे क्योंकि चीज़ें हैं हमारे ज़िंदगी में जो हमको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बराबर, बहुत सही है। उसे हम अच्छे से मतलब निभा के, उसके बाद हमको कुछ लगेगा तो और भी आगे मतलब हैं मतलब प्रयास करने के लिए, तो हम उसमें फिर अगर करेंगे, ऐसा है। जी, बिल्कुल सही है आपका जी, और अनिल जी आपकी सफलता का श्रेय, ये जो सफलता मिली है जी, आपको, जी। किसको देना चाहेंगे? पहले तो क्या है कि सफलता का श्रेय ये थोड़ा-सा हमको सोच में इसलिए डाल दिया क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना जो हमें मतलब एक भावुक होने के वो कर देती है। बट मैं ज़्यादा वैसे रोता नहीं हूँ मतलब किसी के सामने बट ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको मतलब छू जाती है दिल को एंड जो मेरे पिताजी थे हमेशा से ही। पहले मैं हमेशा ऐसा था कि बहुत वो था, नॉर्मल था, मतलब हमको उतना टेंशन नहीं था।
जब हम उनके रोल पे आए, जैसे ही हमारे पिताजी गुजरे, उनके जब हम उनका निभाना है मुझे एज अ रोल मॉडल, तब मुझे लगा कि नहीं यार, इन्होंने कितना बोझ सहा था। एंड उन्होंने सब चीजें जो मुझे फैसिलिटीज दी, ये दी, वो सब मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब हम जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनके लिए, ऐसा लगता है। अभी वो है नहीं, शायद वो बहुत खुश होते, तो पहला श्रेय तो मैं उनको ही देना चाहूंगा, क्योंकि उनका एक चीज हमें अच्छा लगता है कि उन्होंने कभी ना नहीं बोला मुझे। क्या बात। जी, कोई भी चीज के लिए आप। और मैं अब मैं मतलब बहुत बड़ी चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि पिताजी के बारे में, बट आप हमेशा मतलब पिताजी आपके बारे में मतलब बहुत अच्छा ही चीजें सोचेंगे। एंड आप वो बाद में समझते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा जी। आप। एंड पहला श्रेय तो हमेशा ये पिताजी को ही जाएगा। एंड इसमें जैसा बोलते हैं ना कि पेड़ हमारे पिताजी थे, एंड जड़ जो आता है वो हमारी माता जी थी। जी। बिल्कुल। तो उन्होंने जो जड़ थी कि मुझे एक अच्छा गाइडेंस देना है, अच्छा संस्कार देना है, अच्छा इसका जो रहन-सहन है, डिसिप्लिन रहना है, बात करने का तरीका लोगों से, और जो भी अन्य जो चीज़ें हैं, जो जड़ जिसे बोलते हैं, ताकि वो रूट्स अच्छे आएँ। जी, जड़ बहुत मजबूत रही है मजबूत आपकी, रही है। और जी, छाया आपको हमेशा पिताजी का मिलता पिताजी है। का बिल्कुल मिलता सही। रहा। जी, नील जी, एक बात है, राज परिवार से आप जुड़े हुए हैं। जी, कोमा खान सुअरमालगढ़, छत्तीसगढ़ के एक गढ़ में उसका नाम है। और आपके परदादा जो ठाकुर भानु प्रताप जी हुए, जी, उस समय केंद्रीय मंत्री रहे और भारत के संविधान निर्माण के जो समिति थी उसके वो सदस्य रहे। जी, तो जब आप कोमा खान आए, पढ़ाई लिखाई का दौर चलता रहा, कैरियर में आगे पीछे होते रहे, जी। तो कभी ऐसा लगा कि राजनीति में आना चाहिए? आपके परिवार वालों की भूमिका राजनीति में थी, कभी मन में ऐसा आया क्या कि राजनीति में आना चाहिए? जी, जी। अब जैसा राजनीति का ऐसा था ना कि अब हमारा एक, अब जैसे अब मैं हमको जैसा सिखाया गया बचपन से कि आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आप पढ़ाई का ही आपका वो रहता है। तो जैसा कि अब जैसा कि ये मुझे माता-पिता से मिला कि मुझे पढ़ाई ही जो एक है मेरा शस्त्र, जैसा आप बोल सकते हैं, जो आपको आगे काम आएगी। तो उसी वजह से तो मुझे पिताजी मुझे पढ़ा रहे थे, ठीक है तू पढ़, कोई टेंशन नहीं है, माताजी मुझे सपोर्ट कर रही है, जो भी हो, फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, ऐज़ अ वो खड़े रहने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, पहला श्रेय तो हमेशा मेरा पढ़ाई को ही रहेगा। उसके बाद राजनीति ऐसा है कि हमको मिलना बहुत अच्छा लगता है लोगों से। तो राजनीति ज़रूरी नहीं कि मतलब आप मतलब पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं कि आप जिला पंचायत बन के करें या नगर पंचायत बन के करें। राजनीति तो ऐसा भी है ना कि आपसे हम मिल रहे हैं। यही तो मिलना-जुलना ही तो है, जो डेमोक्रेसी बराबर। को जोड़ती है। राजनीति के लिए रुचि है, पर एक समय अभी आपको अपने करियर को देना जी, है, निश्चित रूप जी, से। राजनीति में आने का कभी जी, कोई गाढ़ा मन नहीं हुआ आपका? जी, ज़्यादा मन नहीं हुआ, या फिर अब नाबार्ड के थ्रू भी तो हम लोगों को बहुत सेवा कर सकते हैं। रोल मॉडल के रूप में आपने किसको देखा? जब आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, है जी, ना? मन में कुछ बनने का था, तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जी, हिंदुस्तान जी, में, जो अक्सर लोग बोलते हैं। जी, तो आपके दिमाग में कौन रहा रोल मॉडल के रूप में, वाह! जब आगे बढ़ते रहे कुछ बनने के लिए? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल था नितिन भैया। बिकॉज़ ये मैं बताना चाहूँगा थोड़ा-सा, मतलब कि जब मैं इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहा था, इसमें क्वेश्चन भी आता है कि हू इज़ योर रोल मॉडल? तो ये मैंने प्रिपेयर किया। तो इसके लिए मैंने बहुत सोचा कि रोल मॉडल मेरे बहुत हो सकते हैं। साइंस में इंटरेस्ट है, आइंस्टाइन, न्यूटन हैं। देन अगर बिज़नेस में सोचें तो टाटा टाटा सर हैं, या फिर अडानी जी हैं, या रिलायंस के हैं, या बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स जो शार्क टैंक्स में आते हैं, अनुपम मित्तल हैं, अमन हैं, अमन गुप्ता सर हैं। तो ये सब जो फाउंडर्स हैं, तो ये सब फाउंडर्स हैं। तो अब बहुत सारे फील्ड में जाना चाहिए, अन्य लोग हैं। तो और माना किसको आपने? मेन रोल जी, मॉडल फिर दिखा कौन? एक आदमी कौन दिखा आपको, एक आदमी जिससे जब, इंस्पायर हुए? हाँ, जब मैं अंत में आया, तो मुझे पास 2 ही सिलेक्शन थे, या तो अब्दुल कलाम जी, जो मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं एंड सब कुछ फ़ॉलो करते हैं उनका, या तो मेरे पिताजी। क्या बात! बहुत जी। और उस अंत में मैंने कलाम जी को अपना हटा के मैंने अपने पिताजी को रखा, बिल्कुल। एंड यही मेरे रोल मॉडल हो गए। ये रोल मॉडल है, तो इन्होंने जो जी, सोचा है, उनका जो सपना है, मुझे जी, पूरा करना जी, है। बहुत जी, बढ़िया। अब नाबार्ड के अधिकारी के लिए आपका चयन हुआ है, भारत सरकार को अपनी सेवाएँ देंगे। जी, नाबार्ड ये क्या है? नाबार्ड ये क्या संस्था है और ये क्या करती है? जी, और अब आपको क्या करने का अवसर मिलेगा? जी, जी। इन ब्रीफ में बताइएगा। जी, नाबार्ड एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक इन द सेंस कि कुछ अच्छा या प्रगति के लिए काम करती है। प्रगति किसके लिए? जैसा कि नाम ही है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो इनके 3 वो ब्रांचेज़ हैं, एक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल और सुपरवाइज़री। तो सुपरवाइज़री कैसे करते हैं? जो ध्यान रखते हैं ऊपर से, जो टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, बहुत सारे ऐप्स हैं, उसके थ्रू वो ध्यान रखते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं कि नहीं।
और केसीसी मिल रहा है कि नहीं लोगों को। फिर डेवलपमेंट कैसे, डेवलपमेंट में जैसे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं ताकि वो जो वुमेन्स है उनको एम्पावरमेंट कर सकें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, पैसे आए घर पे, तो इसके थ्रू। और जैसे बहुत सारी चीजें, मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर को, जैसे मेरे पिताजी को ही मिला हुआ है नाबार्ड से। क्या बात है। जी, डेवलपमेंट फिर वो करते हैं फंड्स के थ्रू, जैसे वेयर हाउसिंग फंड है, फिर एग्रीकल्चर में आते हैं तो फिशरीज के लिए है, डेयरी के लिए है, फिर हॉर्टिकल्चर के लिए अलग फंड्स हैं, बहुत सारे अन्य फंड्स हैं, जैसे RIDF है जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, नीडा है, तो ये सब अन्य जो वो है, मतलब इसके थ्रू वो मतलब डेवलपमेंट करते हैं रूरल्स के लिए, कनेक्टिविटी, रोड्स बनाने के लिए। ओहो, तो ये सब चीजें हैं। बहुत एक अच्छे विभाग में आपको सेवा देने का मौका मिल रहा है। पिताजी जिस कृषि से जुड़े रहे, उस कृषि के क्षेत्र में भी आपको मतलब बहुत सारे काम करने का अवसर मिलेंगे आपको। क्या बात है। इस नाबार्ड पे अपनी सेवाएं देते हुए छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करने का मन, या अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं आप, कुछ है दिमाग में ऐसा? जी, बहुत सारे ऐसे दिमाग में है हमारे, क्योंकि सबसे पहले जैसे हम अपने क्षेत्र में ही देखा जाए तो हमने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी बनी नहीं है, या वो छोटी स्तर पे है और उनको मतलब और उजागर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और डेवलप होने चाहिए, ताकि जैसे हम और भी जिनको मतलब वो मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, घर पे इनकम आए, और उनकी जो अपनी जो लाइवलीहुड है वो बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए भी अलग अलग फंड्स हैं नाबार्ड्स के लिए, तो वो हम ऐसा है कि उससे थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जैसे अपन एग्रीकल्चर के लिए वेयर हाउसिंग वगैरह के लिए, कोल्ड स्टोरेज, इवन जो स्टोरेज करते हैं, कभी कभी धान खराब हो जाते हैं सोसाइटी में, उसके लिए हम कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज का फंड, वहाँ से नाबार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, NGO को सपोर्ट कर सकते हैं हम, उसके थ्रू पूरे मतलब हम गाँव जो मतलब गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती वहाँ NGO पहुँचती है जी। तो NGO के थ्रू हम नाबार्ड मतलब वैसे करती हैं, तो NGO के थ्रू हम और गांव-गांव पहुंच सकते हैं। जैसे हमने CMS फाउंडेशन का देखा, तो वो भी बता रहे थे कि हम जानते हैं नाबार्ड को। तो ऐसे और जैसे और छोटे ट्राइबल्स के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें करके और ये हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं। जी 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 जी। कुल मिला के राजनीति में जो लोग आके विकास और सेवा का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अधिकारी के रूप में भी देश के विकास में और किसानों की सेवा करने का अवसर आपको मिलेगा। जी जी। निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगभग 11 से 12 साल की जर्नी में बहुत सारे जगहों पर पढ़ाई की, बहुत सारे दोस्तों से अपने विचारों को शेयर किया, उनसे विचारों को लिया, और सारी चीज़ों को चिंतन मंथन करते हुए परिवार का पूरा सपोर्ट रहा और एक मुकाम पर पहुंच गए हमारे नील प्रताप सिंह जी। नील जी, कोमाखान सुअरमालगढ़ आपकी पहचान है। कोमाखान के क्षेत्रवासियों के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने शुभचिंतकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं पहली चीज़ तो ये करूँगा कि आप हार मत मानिए कभी भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में, आपको हमेशा गिराने की सोचेंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो आपको हमेशा गिरने के लिए रहती है कुछ, या फिर हमें पहला सोच आता है कि नेगेटिव थॉट्स आती है, ये पहला ऐसा ही होता है दिमाग को। बट आप दिमाग को अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि वो हर चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़े, हमेशा आगे सोचने की रहे, एक पॉजिटिव माइंडसेट से, एंड सबको अच्छे नज़र से देखे, अच्छे से वो बोलिए, और हमेशा पॉजिटिविटी लाइए लोगों के बीच। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप एक कंप्लीट वो बनाती है, आपको एक पर्सनालिटी बनाती है, वो आप बनिए, एंड वो आपके लिए, उसके लिए आपको तड़पना तो मतलब तपना तो पड़ेगा, मतलब ये है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। एंड बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो मतलब आपको ज़िंदगी से सीखने को मिलती है, तो आप चलते जाइए एंड ज़िंदगी से सीखते हुए अपने आप को, अपने गलतियों से सीख के अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, एंड एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि ऐसा एक मुकाम आता है कि जब आपको लगता है कि मतलब नहीं ये अच्छा है, नहीं तो फिर आप और चलिए, बहुत सारी आप गिरेंगे बार बार, बट आप खड़े होके फिर आगे बढ़िए एंड आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, मतलब। जी, क्या बात, बहुत बढ़िया सफर रहा। दोस्तों, नील प्रताप सिंह जी, जिनका चयन नाबार्ड के सेवा के लिए भारत सरकार के एक उच्च अधिकारी, ये A क्लास ऑफिसर के लिए हुआ, उनसे हमने मुलाकात की, उनकी बहुत सारी बातों को हमने जाना, बहुत सारी रोचक बातें इनके इस 12 साल की दरमियान हमें देखने को सुनने को मिली, और उनकी बातें निश्चित रूप से जब इस
चैनल के माध्यम से अब तक आप तक पहुंचेगी, तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो नील से हमने ये भी देखा कि इन्होंने एक अपने लाइफ को टर्न दिया। जब ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और जब वहाँ पे आगे बढ़ते थे फिर गिर जाते, तो फिर उन्होंने एक नया मोड़ लिया। यूपीएससी की तैयारी करते करते नाबार्ड में ये एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे, और वहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर ही कोई दूसरा है, और एग्ज़ाम सेंटर भी उसी शहर में नहीं, कोई दूसरे शहर में है, और वहाँ भी दौड़ते भागते फिल्मी स्टाइल में अपने दोस्त के साथ पहुँचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, सफलता मिलती है, कॉल लेटर आ जाता है, और अब कहाँ इनको ट्रेनिंग के लिए जाना है, वो ट्रेनिंग की जगह भी आ गई है, और बहुत जल्दी इनके जो कैरियर का सफ़र है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में जब नील एक नए एक्सपीरियंस के साथ आएंगे अपनी सेवाओं को देने के बाद, तो फिर से हम कोशिश करेंगे इनसे मिलें, और इनके जो अनुभव हैं जब उस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उन अनुभवों को भी फिर हम इनके माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से फिर से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नील जी, हमारे द हॉकर न्यूज चैनल के माध्यम से अपने अनुभवों को सबके बीच शेयर करने के लिए आपने अपना समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।